हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे गेम्स के बारे में हमारा सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो उस गेम्स में हमने ओलंपिक गेम्स खत्म कर चुके हैं। हम मॉडर्न ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक, फैक्ट्स उनके ऊपर के वो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ कुछ बच रहे होंगे जो मैं आपको शॉर्ट्स में ही ओलंपिक की क्वेश्चंस डाल दूंगा, जो बहुत ही डीप क्वेश्चंस होंगे, जो कि नेट जेआरएफ वगैरह के क्वेश्चंस होंगे। भले मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि नेट जेआरएफ में कैसे, मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने का। आज हमारे गेम सीरीज में मैंने सोचा मैं पैरालंपिक स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ओलंपिक अभी भी खत्म हुई है, तो पैरालंपिक से कुछ रिलेटेड टॉपिक है। देखिए, पैरालंपिक के बारे में बात करें तो आपको पैरालंपिक वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो मैं समझाता हूँ कि पैरालंपिक गेम्स जो है ना, देखो आपको बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फॉर द पीपल विद फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा कंपटीशन है, जिसमें कि जो जो लोग, जो कि एथलीट्स, जो कि लोग जो फिजिकली उतने फिट नहीं होते, फिजिकली डिसेबल्ड होते, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। एडिकेट्स ये कहता है, नॉर्मल एडिकेट्स हमें ये कहता है, फिजिकल एजुकेशन हमें ये सिखाता है ना कि हम किसी को अंधा ना कहें, बहरा ना कहें, गूंगा ना कहें, उसके जगह पे हम मुझे अच्छा बोले। भाई फ्लैशलाइट डाले भाई, सॉरी गाइस, वो हमारे रूममेट्स थोड़े आ गए। तो क्या है कि हम क्या हो, इसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं, इसका ये मतलब होता है कि जो प्लेयर्स, जो लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, देखिए डिसेबल्ड ना कह के हम उसे डिफरेंटली एबल्ड कह सकते हैं। हम फिजिकल एजुकेशन में एडिकेट्स पढ़ते हैं, सबको लगता है फिजिकल एजुकेशन एक फील्ड है जिसमें हमें कुछ पढ़ना ही नहीं होता है, बट एक फिजिकल एजुकेशन वो ये ऐसी चीज है जो हमें क्वालिटी लाइफ जीने सिखाती है हम लाइफ जीते कैसे हैं, कैसे अच्छे से सब कुछ पार करते हैं। ठीक है, द एजुकेशन जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती वो फिजिकल एजुकेशन में मिलती है। हम फिजिकल एजुकेशन में फिजिक्स पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स। हम फिजिकल एजुकेशन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। हम फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल थेरेपीज पढ़ते हैं। हम फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट एड पढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन में हर सब्जेक्ट का हम हर इंट्रोडक्शन, हर बेसिक, हर चीज पढ़ते हैं, जिससे कि हम अपने और दूसरों के लाइफ को क्वालिटी लाइफ दे सके। ठीक है, तो अब मैं इसकी बात करूं तो जो पैरालंपिक गेम्स की डेफिनेशन ये होती है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट है, सबसे बड़ी कंपटीशन है, जो कि हेल्प करती है उनको, किनको, जो डिफरेंटली एबल्ड है। डिफरेंटली एबल्ड लोगों को ये चांस देती है, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को चांस देती है क्या? टूर्नामेंट खेलने में इक्वालिटी मेंटेन करता है ये पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, किनको जो फिजिकली थोड़े अनफिट होते हैं, जिनका सपोज वो चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते, उनके लिए इवेंट्स हैं, उनके लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐसे मॉडिफाइड है। जिनको मेंटली कोई उतना स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा सोच नहीं पाता, इंटेलेक्चुअली उतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ काम पे याद नहीं रहता है, ज्यादा सोच नहीं पाता, किसी सिचुएशन में पड़ जाता है तो समझ नहीं पाता क्या करना, उनके लिए ये गेम्स होते हैं, जो कि उनकी डिसेबिलिटी, उनके प्रॉब्लम्स को के वजह के को पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके और उसको गेम्स को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फॉर द पीपल विद फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ये कहाँ, ये किसमें होती है? पैरालंपिक गेम्स होती है, जो इनके लिए होती है, जो फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली वीक या कमजोर होते हैं। एक ही बात है, वीक कमजोर। तो किसने स्टार्ट कराया था? तो अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं पहले हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, मेनली हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। मॉडर्न ओलंपिक हो, एंशिएंट ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हम हिस्ट्री ही पढ़ते हैं। कब बना, किसने बनाया, जीरो स्टेयर से चलते हैं ना, पहला स्टेयर से दूसरा स्टेयर। तो मैंने बताया आपको पैरालंपिक गेम्स होती क्या है। अब मैं बताता हूँ स्टार्ट कैसे हुई, किसने करा? सर लुडविग गटमैन। सर लुडविग गटमैन नाम के एक इंसान थे, जिन्होंने पैरालंपिक्स को स्टार्ट करा। कैसे? उन्होंने पैरालंपिक्स मूवमेंट स्टार्ट करा था, जो कि बाद में पैरालंपिक्स गेम्स बन गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? मेथड इनका कहना था ना कि जो पैरालंपिक जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो थेरेपी है। किसके लिए? थेरेपी, मेथड ऑफ थेरेपी, appropriate method of therapy for those with physical disability to develop muscular strength and self esteem। जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं ना, मेनली उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, कॉन्फिडेंस होती है ना, पब्लिक कॉन्फिडेंस, वो बिल्कुल लो हो जाता है। उनको लगता है उनके लाइफ में कुछ बचा नहीं है। पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो ये सब को डेवलप कर सकती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकती है। आप भले, आप सपोज आपके स्पाइन में इंजरी है, आप चल नहीं पाते हो, ठीक है, आपके जो पेल्विस बोन्स है उनमें इंजरी, आप चल नहीं पाते, लेकिन आपका सेल्फ स्टीम लो है, आपके बॉडी में मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो ना के बराबर है। पर क्या होता है ना, जब आप कोई गेम में स्पोर्ट्स खेलोगे, कुछ भी करोगे, हो सकता है आप चेयर पे बैठे बैठे वॉलीबॉल खेल लो, होती है, टूर्नामेंट्स होती है, चेयर पे बैठे बैठे आप रेस कर लो, उससे आपके मसल्स डेवलप होंगे, हाथ के, पैर के, ब्रेन आपका एक्टिव होगा। ब्रेन एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन्स का एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका ये कहना था कि ये बहुत ही बेस्ट थेरेपी है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट थेरेपी है। किसके लिए? फिजिकल डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए,
डेवलप करना मस्कुलर स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम। समझ में आया? अब ये फेयर हो, ये फेयर कराता है सब कुछ। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है उसके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी एक बहुत ही अच्छे फिट इंसान के पास है। ठीक है, फिजिकली फिट इंसान के पास है। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1948 में क्या हुआ था ना कि जो सोल्जर्स थे वर्ल्ड वॉर टू के जो सोल्जर्स थे जो इंजर्ड थे, बेसिकली अगर कोई पूछे तो सबसे पहले ये उनके लिए स्टार्ट हुआ जिनको स्पाइन इंजरी थी। सोल्जर्स स्पाइन इंजरी, उनके लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कराया गया था, सर लुडविग गटमैन ने करवाया था वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स के लिए जो पेशेंट्स थे। ठीक है, और उसमें पेशेंट्स थे तो वो हर एक इंटरवल पे करवाने लगे 1948 के बाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि सबको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, सब मजे कर रहे हैं। तब जो पेशेंट है उसका काम ही क्या है यार, दिन भर बैठे रहना है, ये करना, वो परेशान होते रहना। तो वो जब गेम से इन्वॉल्व होते हैं तो अपने आप को जानते हैं, मजा आता है, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो ये 1948 में स्टार्ट हो गई थी। किनके लिए? पेशेंट्स के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स थे जो इंजर्ड हो गए थे, जिनको स्पाइन इंजरी थी, सबसे पहले उनके लिए स्टार्ट की गई थी। इस गेम्स को क्या बोलते थे? स्टॉक मैंडेविल गेम्स, स्टोक मैंडेविले गेम्स। ठीक है, फर्स्ट ये कहते थे। इसके बाद 1948 के बाद ये चलती रही। फिर 1960 में रोम में जब ये क्या हुई, ये स्टोक मैंडेविल गेम्स जब हुई रोम में, तो 1960 को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी 1960 को। इससे भी ज्यादा किसी को मिली थी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 1960 में, आइए अब हम 1960 के बारे में बात करते हैं कि उस टाइम क्या क्या हुआ था। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो ये सिंबल है, पैरालंपिक का सिंबल ऐसा होता है। थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब हो जाती है पर ये पैरालंपिक का सिंबल है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो जो बहुत ही पॉपुलर रही ना जो पैरालंपिक गेम्स, उसे क्या कहते थे? गुड। तो जो बहुत पॉपुलर रही वो है 1960 रोम की जो पैरालंपिक गेम्स थी। 1960 जो रोम में हुई थी, कब हुई थी? 1960 में, और रोम ओलंपिक्स के जस्ट बाद हुई थी पैरालंपिक। देखिए, एक फन फैक्ट ये है कि पैरालंपिक्स उसी जगह पे होती है जहां पे ओलंपिक्स होती है, समर ओलंपिक्स या विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, पैरालंपिक्स में भी समर और विंटर ओलंपिक्स है, कब समर थी कब विंटर थी वो मैं आगे बताता हूँ। तो जो रोम ओलंपिक हुआ था उसके जस्ट बाद पैरालंपिक्स हुए थे रोम में। इस बार अभी पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं। अब देखिए, इसी 28 अगस्त से ही पैरालंपिक स्टार्ट है। कहाँ पे? पेरिस में ही। ठीक है, तो पेरिस में अभी स्टार्ट, अभी खत्म हुए हैं और अभी भी फिर से पैरालंपिक स्टार्ट है। तो 1960 में बहुत ही पॉपुलर रहा। कब हुआ? आफ्टर रोम ओलंपिक 1960। याद रखना है, पहला ऑफिशियल कब हुआ था? पहला ऑफिशियल हुआ था 1960 में, कोई नहीं भूलेगा। किसने स्टार्ट करा था? सर लुडविग, नहीं, सर लुडविग गटमैन। ठीक है, लुडविग जॉन नहीं बोलना है। फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक गेम्स। कितने पार्टिसिपेशन? 400 एथलीट्स। 400 एथलीट्स क्या फिट, फिजिकली फिट? नहीं, 400 डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज। ठीक है, 19 अब जैसे 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 टाइम बीता वैसे वैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, ज्यादा कंट्रीज आने लगे पार्टिसिपेशन में। तो क्या हुआ, तो उन्होंने ये देखा कि और भी तो केसेस हैं स्पाइन इंजरी के अलावा, और भी बहुत सारे इंजरीज हैं जो कि बहुत सारे इवेंट्स में आ सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स जिनके लिए हो सकते हैं। अब जैसे किसी का हाथ नहीं है, अब जिसने हाथ ही है क्या वो कुछ नहीं खेल सकता? बिल्कुल खेल सकता है। तो क्या हुआ 1976 में जो फॉर एम्प्यूटीज एंड विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग थे, जो एम्प्यूटीज का मतलब वो होता है जिसके लिम्स नहीं होते, या तो अपर लिम्स या लोअर लिम्स का कुछ एक पार्ट नहीं होता। लाइक अपर लिम्स मतलब मेरे हाथ, या अपर लिम्स है। और एक्सट्रीमिटीज क्या होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपर लिम्स है ये, और लोअर लिम्स मेरे पैर है। ठीक है, तो अपर लिम्स जिसके नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा एक हाथ नहीं है, उसे एम्प्यूटीज कहते हैं, एम्प्यूटेड कहते हैं, एम्प्यूटेड आर्म, एम्प्यूटेड लेग। ठीक है, और विजुअली इंपेयर्ड का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो जिनको देखने में दिक्कत होती है, जिनको दिखता नहीं है, अंधा नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं विजुअली इंपेयर्ड, हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब कहते हैं, अंधा, बहरा, काना, ये सब कोई वर्ड नहीं है। फिजिकल एजुकेशन आपको एडिकेट सिखाता है, पब्लिक एडिकेट सिखाता है। सो जस्ट गो विद दैट। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, अभी अगर आप ये सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम मेरी एक कोच थी, मेरी जो टीचर थी, मेरी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थी अरुणा मैम, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ाई, बहुत अच्छी चीज़, अच्छे तरीके से। इसलिए अगर आज मैं पब्लिक में निकलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, अंदर से फील होता है कि मेरा जो एडिकेट्स है वो उनके दिए हुए हैं कि कैसे कैसे क्या करना। इसीलिए अगर मैंने कुछ एडिकेट सीखी है लाइफ में, मेच्योर होते होते या मेच्योर होने के बाद, तो मैंने क्लास 11th और 12th में सीखी है, जो कि मुझे अरुणा मैम ने सिखाई है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इससे तो मैं लाइफ में पढ़ के पैसे कमा सकता हूँ, पर फिजिकल एजुकेशन इज अ थिंग जो मुझे लाइफ जीना सिखाती है, क्वालिटी लाइफ जीना सिखाती है, लाइफ को अच्छे से कैसे जीते हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज 1976 में एम्प्यूटीज और विजुअली इंपेयर्ड एथलीट्स को पार्टिसिपेशन दी गई। उसके बाद जस्ट 4 साल के बाद, हाँ जी, ये भी 4 साल के गैप में होती थी। एज ओलंपिक, हर ओलंपिक के बाद ये पैरालंपिक्स होती थी 4 साल के गैप में। 1980 में क्या हुआ कि सेरिब्रल पैल्सी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो एथलीट्स होते हैं ना, उनके सेरिब्रम यानी कि ब्रेन में जो मूवमेंट, जैसे हमारे ब्रेन में एक पार्ट है सेरिब्रम जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, तो उस पार्ट का ज़्यादा ग्रोथ ना हो पाना बर्थ के टाइम, या फिर पहले प्रेग्नेंट 9 महीने से पहले ही बर्थ हो जाना, जन्म हो जाना, उसी चक्कर में क्या होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, तो उनके मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उनके लिए भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है, सेरिब्रल पैल्सी के लिए। अब हम जानते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि इनको कंट्रोल करते हैं। अगर मैं इनकी कमिटीज की बात करूं, इंटरनेशनल कमिटीज की जो पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कराते थे, तो 1982 में देखिए, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, बस कौन सा डेट पे क्या बना, कौन से डेट पे क्या बना, कब क्या हुआ, कब क्या चेंज हुआ, कब क्या ऐड हुआ, हिस्ट्री यही है। ओलंपिक की तो स्पेशली हिस्ट्री है, गेम्स की हिस्ट्री यही है। कौन से प्लेयर ने पहले मेडल मारा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कौन से प्लेयर ने मेडल मारा, ये मैं बताऊंगा शॉर्ट्स में, कोई और वीडियो भी डाल सकता हूँ डी करंट अफेयर्स को लेकर के, ऐसा कुछ वीडियो डाल दूंगा जिसमें बता दूंगा। तो 1982 में एक कमेटी बनी, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्ल्ड स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसेबल्ड, जिसे कहते हैं शॉर्ट में बस ICC, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। एक फन फैक्ट बताऊं आपको, फन फैक्ट ये है कि पैरालंपिक 1960 में यूज नहीं हुई थी। जो पैरालंपिक वर्ड है ना, वो 1960 में यूज ही नहीं हुई थी। जो पैरालंपिक वर्ड थी वो आई थी 1988 में। कैसे, अब देखो, जब 1988 में पैरालंपिक वर्ड आई ना, इससे पहले 1988 से पहले क्या कहते थे इसे, मैंडेविल गेम्स। जब मैंडेविल गेम्स चल रही थी 1948 से, वो अभी तक 1988 तक वो मैंडेविल गेम्स ही चल रहे थे, पर 1988 में पैरालंपिक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद 1989 22 सितंबर 1989 को इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बनाई गई, IPC। तो एक क्वेश्चन आता है कि IPC ने अपना पहला पैरालंपिक कब कराया, तो IPC ने अपना पहला पैरालंपिक कराया 1994 में, पर पहला पैरालंपिक हुआ कब है, 1960 में। IPC, इस कमेटी ने, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने कब कराया है, 1994 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन, जर्मनी। हेडक्वार्टर ऑफ IPC, IOC का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स। तो ये जो वर्ड थी, ये वर्ड कब आई, 1988 में, कब, सियोल समर पैरालंपिक गेम्स चल रहे थे, उस टाइम इस वर्ड को लाया गया। ओके, दिस, और पहला विंटर ओलंपिक कब हुआ था, पहला विंटर ओलंपिक हुआ था 1976 में। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ बच रहा, लेट मी सी। पैरालंपिक वर्ड ऑफिशियली कब आई थी, 1988 में आ गई थी पैरालंपिक वर्ड। फिर बना इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जिसका पहला IPC ने पहला पैरालंपिक कराया है 1994 में, जिसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी। तो 1948 से लेके 1987 तक इसे क्या कहते थे, मैंडेविले गेम्स कहते थे, स्टॉक मैंडेविल गेम्स। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ गया हमारे पास वर्ड आ गया पैरालंपिक, उस पर कमेटी बन गई, कमेटी ने अपना ओलंपिक करा दिया, और अब इसे हम पैरालंपिक गेम्स के नाम से जानते हैं। हर 4 साल में होती है, हर 4 साल में ओलंपिक के साथ पैरेलल में चलती है, ठीक है। समर ओलंपिक के साथ समर पैरालंपिक, विंटर ओलंपिक के साथ विंटर पैरालंपिक, इसके साथ ये बिल्कुल साथ चलती है। अगर पेरिस में हुआ तो फिर से पेरिस में हो जाएगा, कहीं और हुआ फिर से कहीं और हो जाएगा। लेट्स सी 1936 में इंडिया में ओलंपिक्स होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए, अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, शायद वो कॉमनवेल्थ गेम्स पे हो जाए। सो टिल देन टेक केयर और नोट्स बनाते रहिए।